हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। मैं समीर तोतले तोतलेस कॉमर्स एकेडमी के बिहाफ पे ये वीडियो में आप सब का स्वागत करता हूँ। ओके, अब ये वीडियो में क्या नहीं है ये सबसे पहले हम देख लेंगे। तो ये वीडियो किसी भी स्ट्रीम के अगेंस्ट यानी साइंस कॉमर्स या आर्ट्स के अगेंस्ट नहीं है। ये वीडियोस में सिर्फ ये कोशिश मैं कर रहा हूँ कि तथ्यों के बेसिस पे, फैक्ट्स के बेसिस पे आप सबको प्रूव करें कि कॉमर्स कैसे अच्छी स्ट्रीम है या कॉमर्स कैसे आज तक निग्लेक्टेड स्ट्रीम थी जो बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज आपको ऑफर करती है। हम ये वीडियो में किसी भी कॉलेज या किसी भी कोचिंग क्लास को कम इंपॉर्टेंट या ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताने की कोशिश या अच्छी या बुरी बताने की कोशिश नहीं कर रहे। हम ये वीडियो में सिर्फ फैक्ट्स के बेसिस पे इनको कैसे कंपेयर करना है ये जानने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे एज अ क्लास ओनर नहीं आया हूँ। पिछले 15-16 साल के जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो हज़ारों बच्चे मेरे थ्रू पढ़े हैं, उनके एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किए, वो बेसिस पे हमने क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। पेरेंट्स ने जो चीज़ें बताई है तो पेरेंट्स ने भी क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। कोई भी स्ट्रीम या कोई भी क्लास या कोई भी कॉलेज डिसाइड करते वक्त इनका एक पूरा सार मैंने ये वीडियो में मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अब ये वीडियो किसके लिए है पेरेंट्स? तो ये वीडियो है जो बच्चे 10वीं में है या 10वीं पास हो चुके हैं उनके लिए, या जो पेरेंट्स जिनके बच्चे 10वीं में है या जिनके बच्चे 10वीं अभी अभी पास कर चुके हैं उन सब के लिए, या उन सब लोगों के लिए जो करियर के रिलेटेड हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि मैंने करना तो क्या करना। ओके, व्हाट शुड आई डू इन माय लाइफ। तो इन सब लोगों के लिए ये वीडियो, आज का वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। तो आपने सब ने ये वीडियो आखिर तक ध्यान से सुनना है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल के सारे डिटेल्स आपको है ही वैसे भी, और सब्सक्रिप्शन बॉक्स में नीचे कमेंट बॉक्स में सारे डिटेल्स हमने देके रखे, तो आप सारी डिटेल्स आप इसमें से जान सकते हो। अब ये वीडियो है क्या? तो ये वीडियो एक सिंपल चीज के ऊपर है, करियर्स इन कॉमर्स के ऊपर, करियर इन कॉमर्स। अब हम कॉमर्स तो पहले साइड में रखते हैं दोस्तों, हम पहले बात करेंगे करियर की, राइट? क्योंकि क्या है ये तो जान ले, फिर हम आगे बात करेंगे कि कॉमर्स में क्या करियर है। तो अब करियर बेसिकली क्या है, मैं इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ। करियर बच्चों वो चीज़ है जो आपके साथ आपकी बीवी या हस्बैंड से ज़्यादा रहने वाली है, राइट? करियर वो चीज़ है जो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देगी। करियर वो चीज़ है जो आपकी लाइफ को एक दिशा देगी। करियर वो चीज़ है जिससे आपकी लाइफ चलेगी। करियर वो चीज़ है जिससे आप अपने आप को प्रूव कर पाओगे, और करियर वो चीज़ है जिससे आपको याद रखा जाएगा आपके जाने के बाद। बराबर? आई होप सारे पेरेंट्स भी इससे अग्री करेंगे। तो पेरेंट्स एंड ये स्टूडेंट्स, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़, करियर जैसी चीज़, हम इसको डिसाइड करने में कितना समय देते हैं? क्या हम उतना सीरियसली उस पर सोचते हैं? एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जब बच्चे की शादी करनी होती है, पेरेंट्स वुड अग्री विद दिस, कि जब बच्चे की शादी करनी होती है, लड़का हो या लड़की, आप वो लड़के या लड़की के बारे में कितने जगहों से इंफॉर्मेशन निकालते हो, राइट? फर्स्ट थिंग। दूसरा, उनसे जाके डायरेक्टली मिला जाता है, बच्चे के बारे में, बच्चे के फैमिली के बारे में, बैकग्राउंड, हिस्ट्री, असेट्स, लाइबिलिटीज, सबको डिटेल्ड स्टडी किया जाता है, राइट? महीनों लग जाते हैं, कभी कभी सालों लग जाते हैं ये प्रोसेस में, और तब जाके ये छोटा सा डिसीजन शादी का लिया जाता है। लेकिन क्या हम करियर के बारे में उतना ही सिंसियरली सोचते हैं, राइट? बहुत बार तो करियर को, भाई बच्चे को जो लगेगा वो कर लेगा। क्या आप उसके हस्बैंड वाइफ के बारे में जब वो ऐसा डिसीजन लेगा बच्चा, आप ऐसा बोलोगे भाई तेरे को जो ठीक लगे कर ले? नहीं ना। फिर कोई कोर्स या कोई स्ट्रीम सिलेक्ट करते हो तो ऐसा क्यों हम डिसाइड करते हैं कि भाई तेरे को जो ठीक लगे वो कर ले? नहीं, वो जो भी बच्चा सोचे वो आपको एज अ फैमिली डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक और होता है, बहुत सारे पेरेंट्स अपने एक्सपीरियंस के ऊपर से, भाई मैंने तो इंजीनियरिंग कर ली, तू भी इंजीनियरिंग कर ले, मैं डॉक्टर हूँ तू भी डॉक्टर बन जा, मैं सीए हूँ तू भी सीए बन जा, या हमारे पहचान के ये लोग ये कर रहे तू ये कर ले। ये थोड़ी कोई डिसीजन मेकिंग का सही बेस हुआ, बराबर ना? इससे थोड़ी डिसाइड करना चाहिए कि बच्चे ने करियर में क्या करना चाहिए। तो करियर सिलेक्ट कैसे करें? तो करियर ये एक फैमिली डिसीजन होना चाहिए, कोई 2 मिनट के एक विम के ऊपर कोई डिसीजन नहीं होना चाहिए।
और फैमिली ने भी जब ये डिसाइड करना है तो हेल्दी डिस्कशंस होने चाहिए, हर चीज के प्रॉस और कॉन्स, पॉजिटिव्स और नेगेटिव स्टडी किए जाने चाहिए, फैक्ट्स पे बातें होनी चाहिए दोस्तों, जो हम नहीं करते। हम लोग सिर्फ फीलिंग्स पे बातें करते हैं, हम फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बातें नहीं करते। करियर सिलेक्शन फीलिंग्स पे ना होके फैक्ट्स पे अगर होगा तो बच्चा आपका लाइफ लॉन्ग खुश रहेगा। ओके, तो आपके लिए मैंने कुछ फैक्ट्स यहां कलेक्ट किए हैं जो आपने एज अ फैमिली डिस्कशन में लेने जरूरी है, राइट। तो ये फैक्ट्स के बारे में आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। तो जब मैंने सोचा कि आपको करियर के रिलेशन में गाइड करना है, तो एक सिंपल चीज मेरे दिमाग में आई, भाई फैक्ट्स कहां से कलेक्ट करूं। तो मेरे लिए आपके लिए भी सबसे अच्छी जगह फैक्ट्स कलेक्ट करने की क्या है, तो इंटरनेट। तो मैं गूगल पे गया, गूगल पे अलग अलग कोर्सेज के बारे में सर्च मारा, और वो सर्च के बेसिस पे मुझे जो सर्च में मिले हुए डिटेल्स है या फैक्ट्स है, मैं सिर्फ वो आपको बता रहा हूँ। मेजर फैक्ट्स तो मैंने विकिपीडिया से लिए है, बाकी इंडिया टुडे या तो टाइम्स ऑफ इंडिया ऐसे बड़े न्यूज़पेपर से लिए हुए फैक्ट्स है, जो मैं कुछ मिनट्स में आप तक पहुंचाऊंगा। ओके, आगे के कुछ मिनट्स में, तो ध्यान से सुनिए। मैंने जब इंजीनियरिंग की केस में, ओके, ये डेटा मैंने वहीं से कलेक्ट किया, जब मैंने इंजीनियर्स की केस में डेटा सर्च किया, कितने इंजीनियर बच्चे अपीयर करते हैं, कितने बच्चे इंजीनियरिंग की एंट्रेंस को अपीयर करते हैं, तो हर साल 13 से 15 लाख बच्चे इंजीनियरिंग को अपीयर करते हैं, एंट्रेंस को। ओके, नाउ जेई मेंस जो आप बोलते हो उसको कितने, तो नियरली 1.5 लाख बच्चे अपीयर करते हैं, और जेई मेंस में से 1.5 लाख में से पास होते हैं नियरली 11 से 12 हजार बच्चे। ओके, अब इसके ऊपर हर साल इंजीनियर्स कितने बनते हैं, तो हर साल 10 लाख इंजीनियर्स बनते हैं दोस्तों, हर साल नियरली 10 लाख। तो आप कैलकुलेट कर लो पिछले 70 सालों में कितने इंजीनियर्स बने होंगे और कितने इंजीनियर्स आज इंडिया में है, राइट। मुझे एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल इंडिया टुडे का राइटअप मिला, उसमें बोला गया है कि ओनली 7% ऑफ इंजीनियर्स इन इंडिया आर एम्प्लॉयबल। सिर्फ कितने प्रतिशत, 7%। ये मैं मन से नहीं बोल रहा हूं, आप गूगल पे सर्च करो, आपको सब डेटा मिल जाएगा, राइट। आई डोंट से कि ये 100% ट्रू भी है। मैं यहाँ इंजीनियरिंग कम है या ज्यादा ये नहीं बताना चाहता, मैं सिर्फ आप तक फैक्ट्स लेके आना चाहता हूँ। आप ये फैक्ट्स के बेसिस पे डिसाइड करो आपको क्या लगता है आपके बच्चे ने क्या करना चाहिए। अब दूसरा, भाई इंजीनियरिंग के बाद जो दिमाग में सबसे बड़ा नाम आता है वो, भाई मेरा बच्चा तो फिर मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए। तो यह बच्चों को भी लगता है मेडिसिन बहुत अच्छी बात है, तो मैं मेडिकल फील्ड का डेटा कलेक्ट करके लेके आ गया कि मेडिसिन के बारे में क्या है। तो हर साल नियरली 15 लाख, 12 से 15 लाख बच्चे मेडिकल को भी अपीयर करते हैं। ओके, 12 से 15 लाख बच्चे मेडिकल को अपीयर करते हैं, इट्स अ ह्यूज नंबर। और वापस इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मुझे मिली, कास्ट। ओके, कास्ट वाइज सब पासिंग है, हर कास्ट के लिए कोटा अलग है, राइट। तो वो कॉम्प्लिकेशंस और बहुत ज्यादा है कि ये कास्ट के लिए इतना कट ऑफ है, ये कास्ट के लिए उतना कट ऑफ है, ओपन हो तो अलग कट ऑफ है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज जो सोची जानी चाहिए, वो भी मुझे मिली इंजीनियरिंग में भी और मेडिकल में भी। तो अराउंड 7 से 8 लाख बच्चे पास होते हैं एंट्रेंस, 7 से 8 लाख बच्चे। और इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनो, सीट्स कितनी है, तो एमबीबीएस की इंडिया में 70,000 के आसपास सीट्स है, और बीडीएस की 25,000 के आसपास। यानी जो 7 लाख बच्चे पास होंगे एंट्रेंस, उसमें से कितने बच्चों को डिग्री मिलेगी, क्योंकि सीट्स कितनी है, लाख सीट्स है, 1 लाख के आसपास सीट्स है। तो ये कितना कैलकुलेशन या रेशो कॉम्प्लिकेटेड है, ये भी आपको सोचना है। फिर डॉक्टर्स कितने इंडिया में, नियरली 10 लाख के ऊपर डॉक्टर्स इंडिया में आज के डेट पे है। तो अब ये सारा जब मैंने देखा तो मैं मेरे प्रोफेशन की तरफ आया। ये नहीं कि मैं सीए हूं इसलिए, राइट। मैं अब आपको पहले एक फैक्ट बता देता हूं, फिर मैं सीए के बारे में बात करूंगा। जब मैं 10th में था या रादर 1st से 10th तक मेरे दिमाग में एक ही सपना था, भाई मुझे बनना है इंजीनियर। डिसाइडेड था, 10वीं के एग्जाम के बाद तक मेरा डिसाइडेड था, भाई समीर तोतले बनेगा तो इंजीनियर बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। घर में सबको वही आइडिया थी कि भाई इसको इंजीनियर बनना है। 10th के एग्जाम के बाद जब मैं मेरे मामा जी के गाँव गया, तो मामा जी, मेरे सारे मामा, तीनों मामा इंजीनियर्स हैं। तो तीनों ने मुझे एक ही चीज बताई, बेटा सिर्फ इंजीनियरिंग करना है करके मत कर, तू फैक्ट्स एंड फिगर्स पे भी ध्यान दे, तू स्टडी कर कि भाई क्या सही है क्या गलत है, कौन से फील्ड में कितनी करियर अपॉर्चुनिटीज है। सिर्फ एक सपना है इंजीनियर बनना करके बन के और फिर बाद में लाइफ टाइम रोने में क्या सेंस है। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग इंजीनियरिंग करते, 4 साल इंजीनियरिंग में बर्बाद करते हैं,
उनको फिर ध्यान में आता है अरे मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं आता, देन वो उसके बाद MBA करते हैं, उसमें और 2 साल लगा देते हैं और फिर MBA बन के जॉब पे लगते हैं। तो भाई फिर इंजीनियरिंग की ही क्यों अगर आपको MBA बन के जॉब करना था तो? फैक्ट है कि नहीं? तो ये तो मैंने खुद के लिए मैंने ये सब जब स्टडी किया तो मुझे ध्यान में आया कि भाई कास्ट का इशू मुझे था, मैं ओपन में हूँ तो मुझे सीट्स के रिजर्वेशंस और ये सब कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना था। तो मैंने देखा भाई कि उससे अच्छा एक बेस्ट कौन सा कोर्स होगा कि जहाँ पे मैं ये कॉम्प्लिकेशंस में ना जाऊँ और जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो कंपेयर टू सप्लाई और 100% एम्प्लॉयबिलिटी दे। 100% एम्प्लॉयबिलिटी। भाई मैं डिग्री लेके बाहर हूँ तो मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरा फ्यूचर क्या है, सिक्योर्ड है कि नहीं है, बराबर ना? नहीं तो मैंने इतने साल वो डिग्री में डाल के फायदा क्या? तो ये सब सोच के मैंने जब स्टडी किया तो मैंने CA डिसाइड किया। अब मैंने CA का आज भी डेटा कलेक्ट किया बस दोस्तों। अब वो CA का डेटा ऑनलाइन गूगल पे सर्च मार के बहुत सारा डेटा फिर से विकिपीडिया और CA इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से ही लिया है। तो इंडिया में नियरली 2,80,000 के आसपास CA, ओके, 2.25 लाख के आसपास CA, जिसमें से 1.25 CA प्रैक्टिस करते हैं। ओके, प्रैक्टिस करते हैं मतलब क्या, खुद का ऑफिस है, बाकी CAs अपने अपने जॉब में लगे हुए हैं। अब कितने बच्चे CA की एग्जाम हर अटेम्प्ट में फाउंडेशन देते? नियरली 80,000 से 1 लाख बच्चे देते हैं, जिसमें से 25 से 30,000 बच्चे पास हो जाते हैं। ओके, और हर साल CA कितने बनते हैं? तो CA साल में 2 एग्जाम्स होती है, हर अटेम्प्ट में नियरली 7 से 10,000 बच्चे CA फाइनल पास होते हैं, यानी CA बनते हैं। यानी अगर आप साल की बात करो तो 12,000 से लेके 20,000 के बीच में टोटल CA बनने वालों का नंबर है। तो अगर आप इंजीनियर्स कंपेयर करो 10 लाख साल के, डॉक्टर्स कंपेयर करो 1 लाख साल के कम से कम, तो CA कितने बन रहे? 20,000 साल के, राइट? पॉपुलेशन कंपेयर करो, इंजीनियर्स तो मेरे हिसाब से करोड़ों में होंगे, डॉक्टर्स 10 लाख, CA कितने? 2.25 लाख। CS तो और भी कम है, नियरली 20-25 हज़ार CS है, राइट? तो ये जो कॉमर्स के कोर्सेज है CA और CS, इनकी डिमांड के कंपैरिजन में इनका सप्लाई बहुत कम है। इसीलिए मैं कॉमर्स का टीचर हूँ इसलिए नहीं, मैंने खुद ने ये सब चीज़ें खुद के लिए अप्लाई की और जब मैंने ये डिसाइड किया तो आज आई एम वेरी मच हैप्पी विथ माई करियर। तो आप लोग भी पेरेंट्स या आप लोग भी बच्चों, ये जो भी डिसीजन अपने करियर के रिलेटेड लोगे फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड लो। मैं बोल रहा हूँ इसलिए मत लो, आपके पास डेटा है, आप डेटा को एनालाइज करो, समझो और एक वाइज डिसीजन लो, क्योंकि ये जो करियर है बच्चों ये आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा, बराबर? आपके पेरेंट्स ने कुछ किया, आपके रिलेटिव ने कुछ किया है, या एक और इंटरेस्टिंग चीज़ रहती है भाई इसको 10वीं में मार्क अच्छे तो इसने साइंस जाना, ये 80s 90s की बात थी। अब ऐसा थोड़ी हो गया कि भाई इसको 10वीं में 95 है तो इसने साइंस में ही जाना, मतलब ऐसा सोचना हो गया कि मेरा बच्चा हेल्दी है तो उसने सुमो रेसलर ही बनना चाहिए। ये क्या बात हुई? ये थोड़ी कंपैरिजन का पॉइंट हो गया कि भाई 10th के परसेंटेज है तो इसने साइंस में जाना, कम परसेंटेज तो नहीं जाना। 10th के परसेंटेज, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, ये साइंस हो, कॉमर्स या आर्ट्स हो, 10th के परसेंटेज पे आपका अगला करियर बिल्कुल भी बेस्ड नहीं है। आप 10th के आगे कैसे परफॉर्म करते हो इसके ऊपर सब है। 10th में आपको 90% हो या 70 हो, आप आगे 11th और 12th में या आपके जो भी आपने करियर चूज किया उसमें कितना अच्छा मेहनत करते हो, इस पे सब है बच्चों, राइट? तो 10th के परसेंटेज शुड नॉट बी, सी दिस इज अ वेरी बिग मिथ, ये पूरे कंट्री का मिथ है, ये टूटना चाहिए कि 10th के परसेंटेज अच्छे है तो साइंस जाना चाहिए। सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स आप करोगे अगर आप ये कॉल लोगे कि 10th के अच्छे मार्क्स है तो साइंस जाना चाहिए। नहीं, आप कंपेयर करो उसके खुद के क्या इंटरेस्ट है। इसके पहले के वीडियोस में मैंने कैसे करियर सिलेक्ट करना है इसके बारे में बताया, तो आप वो वीडियोस देखो, उनके इंटरेस्ट्स को देखो, ना कि 10th के मार्क्स को देखो, और वो इंटरेस्ट को फिर फैक्ट्स एंड फिगर्स को सबको एक जगह लाओ, एक हेल्दी डिस्कशन फैमिली में करो और उसके ऊपर डिसाइड करो पेरेंट्स और डियर स्टूडेंट्स कि आपको फाइनली करना क्या है। ओके, अब ये फैक्ट्स एंड फिगर्स तो मैंने आपको दे दिए, अब हम आते हैं हमारे एक्चुअल वीडियो की तरफ, वो है करियर्स इन कॉमर्स। तो हमने करियर क्या है ये तो देख लिया, अब हम ये देखेंगे भाई कॉमर्स किस चिड़िया का नाम है, ये कॉमर्स क्या भला है। तो कॉमर्स बच्चों हर वो चीज है, हर वो काम है जो प्रोड्यूसर से चीजें बायर तक लाने का काम करती है, राइट? बायर की वांट सेटिस्फाई करने का काम करती है, हर वो चीज कॉमर्स में आएगी। ओके, तो आप सुबह जो दूध खरीदते हो, पेपर खरीदते हो,
सब्जियां खरीदते हो, ये सारे जितने भी ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हो इनको समराइज कर दो तो ये बन गया आपका कॉमर्स। तो आप ये सोचो आप दिन में कितने ट्रांजैक्शंस करते हो, इंडिया में 125 करोड़ लोग हैं, वो दिन में कितने करोड़ों ट्रांजैक्शंस करते होंगे, और ये सारे ट्रांजैक्शंस का एक अगर आप फील्ड बना लो पूरा तो ये बनेगा कॉमर्स। तो कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज ये फील्ड में हो सकती है। जस्ट इमेजिन बच्चों, जस्ट इमेजिन पेरेंट्स, कितनी अपॉर्चुनिटीज ये फील्ड में रहेगी, क्योंकि काम कितना बड़ा है इसका, कवरेज कितना बड़ा है कॉमर्स का। इट्स अ ह्यूज 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 स्ट्रीम जो जनरली आज तक सबने इग्नोर करके रखी थी, सेकेंडरी दे के रखी थी वैल्यू। मैं वापस एक बार बोलता हूँ, मैं कॉमर्स से हूँ इसीलिए नहीं बोलता, आप फैक्ट स्टडी करो और फिर आप देखो बच्चों। ओके, सो क्या है कॉमर्स? तो मैंने जैसे आपको बताया कुछ भी खरीदो, राइट, तो वो उनको एडअप कर लो, वो हो गया कॉमर्स। अब कॉमर्स में ब्रॉडली क्या क्या चीजें आती है, तो ये देखो, अकाउंटेंसी आती है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आता है, फिनेंस, पैसे कैसे यूज करने, कहाँ यूज करने, किधर इन्वेस्ट करने, वो आता है, इकोनॉमिक्स आता है, मार्केटिंग आता है, एडवर्टीजमेंट, और आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट या अदर जो सबसे अपग्रोइंग या कमिंग फील्ड है वो है ई कॉमर्स। ये सब कॉमर्स में आता है, राइट। तो कंट्री एज अ नेशन डेवलपमेंट अगर जितना इंजीनियर्स और डॉक्टर्स या साइंस या आर्ट्स पे डिपेंडेंट है, मेरा मानना है उतना या थोड़ा उससे ज़्यादा कॉमर्स पे डिपेंडेंट है, राइट, बिकॉज कॉमर्स इज द लाइफ ब्लड ऑफ एन इकोनॉमी, राइट। जो इकोनॉमी के नसों में दौड़ने वाला खून है या जो उसके आर्टरीज और वेन्स में दौड़ने वाला खून है, वो सब कॉमर्स है, और उसके बिना इकोनॉमी चल भी नहीं सकती। तो हमने ये तो देख लिया भाई अब कॉमर्स क्या है। नाउ व्हाई शुड आई टेक कॉमर्स? नाउ बिफोर व्हाई शुड आई टेक कॉमर्स, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि पुराने ज़माने में जो आपके पेरेंट्स है बच्चों, या पेरेंट्स आपके ज़माने में आप क्या करते थे कि परसेंटेज के बेसिस पे स्ट्रीम आपकी डिसाइड हो जाती थी। अच्छे परसेंट है, आपने साइंस ले लिया, थोड़े खराब है कॉमर्स ले लिया, और खराब है आर्ट्स ले लिया। अब मैंने जैसे पहले बोला, ये तो एक बहुत गलत कॉल है आज के ज़माने में। आपने जो किया वो आपके टाइम पे सही था, आज उसी चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करना मेक्स नो सेंस। पेरेंट्स, बच्चों आप भी ध्यान रखो कि मेरे मम्मी पापा इंजीनियर है, मेरे मम्मी पापा डॉक्टर करके मैंने बनना ज़रूरी नहीं है। आप पुराने वीडियोस मेरे देखो, स्टडी करो और फिर डिसाइड करो आपको क्या बनना है। ओके, नाउ मैंने कॉमर्स लेना तो क्यों लेना, तो वापस ये शुरू करने के पहले मैं ये बता दूं मैंने कॉमर्स क्यों नहीं लेना। ओके, व्हाई शुड आई नॉट टेक कॉमर्स? अगर इनमें से कोई भी रीजन आपका है कि मैं कॉमर्स इनकी वजह से ले रहा हूं, तो बिल्कुल मत लो बच्चों, आप अपना नुकसान करके रखोगे। अब क्या है, राइट, कि 10वीं तक मैं पास हो गया, मेरे को एवरेज परसेंटेज है, मेरे दिमाग में भाई होशियार बच्चों के लिए साइंस है, मैं तो एक एवरेज बच्चा हूं, मेरे लिए कॉमर्स ही ठीक है, राइट। आर्ट्स जाना नहीं, साइंस जा नहीं सकते, तो बचा क्या, कॉमर्स। तो ये जो कॉल है कि भाई साइंस इज ओनली फॉर स्कॉलर्स और जिनका कम परसेंटेज है उनको कॉमर्स, ये गलत है। ये बेसिस पे आप डिसाइड कर रहे हो तो मत लो, राइट। देन आपको बहुत पैसा कमाना है, और आपने जैसे सर ने बताया कॉमर्स क्या है, तो भाई पैसे से रिलेटेड साइंस है, तो चलो भाई कॉमर्स कर लेते और बहुत पैसा कमाएंगे। नहीं, सी आप फल की अपेक्षा करके अगर काम करोगे तो आपको फल कभी भी नहीं मिलेगा। पैसे के लिए काम करोगे तो कभी भी नहीं मिलेगा। आपको काम किस चीज के लिए करना है, एक्सपर्टाइज के लिए। फिर आप साइंस में जाओ, कॉमर्स में जाओ या आर्ट्स में जाओ, आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट बनो, इतने एक्सपर्ट बनो कि वो फील्ड में आपके सिवा दूसरा कोई भी खड़ा ना रह सके, तो पैसा आपके पीछे झक मार के आएगा बच्चों। ओके, यू वुड 100% अर्न द मनी यू नेवर इमेजिन। ओके, सो गलत चीज लेके बेस लेके आप कॉमर्स में मत आओ। पैसा कमाना करके कॉमर्स में मत आओ, आप कॉमर्स में आओ, कॉमर्स सीखना करके आओ, पैसा आपके पीछे फॉर श्योर आएगा। नाउ क्यों जाना है, तो एक और रीजन जो बहुत सारे बच्चों का रहता है, मेरे दोस्त सारे कॉमर्स में जा रहे हैं तो मैं क्या करूं, तो मैं भी कॉमर्स में जाता हूं। आप ऐसे कैसे कर सकते हो, राइट, कि दोस्त कर रहे हैं, दोस्तों के बेसिस पे हर सारी उंगलियां अलग है, हर बच्चा अलग है, तो आपकी कैपेबिलिटी, आपके दोस्तों की कैपेबिलिटी भी अलग है, तो आप अपनी कैपेबिलिटी को समझो। मैं फिर से बोलता हूं, मेरे पुराने वीडियोस देखो, मैं पुराने वीडियोस की लिंक ये वीडियो के नीचे डाल के देता हूं, करियर गाइडेंस की, प्लीज वो देखो और अपने अंदर क्या है, आप क्या हो ये समझो और वो बेसिस पे कॉल लो, ना कि मेरे दोस्त कॉमर्स में आ रहे हैं ये बेसिस पे लेना है। देन और एक बहुत इंटरेस्टिंग जो बेसिस होता है कॉमर्स में आने का, भाई मेरे रिलेटिव्स ने बोला भाई तू सीए बन जा, या मेरे रिलेटिव ने बोला तू कॉमर्स में आ जा। भाई ये रिलेटिव ज्योतिषी है क्या आपके, क्या बेसिस पे डिसाइड कर लेते?
खुद को जो अप्लाई होता है वो हर एक को अप्लाई नहीं होता। आपको कॉमर्स में आना है, फिर बोलूंगा फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जाओ, ना कि रिलेटिव्स क्या बोल रहे हैं ये बेसिस पे जाओ। और रिलेटिव्स हमेशा सही है ऐसे नहीं होता, राइट। रिलेटिव्स वही लोग हैं जो आपको अच्छे मार्क मिले तो शायद कॉल करे ना करे, लेकिन बुरे मार्क मिले तो पहला कॉल आएगा, बेटा कितने मार्क मिले। तो कौन क्या बोल रहा है इससे ज्यादा आपको अंदर से क्या लगता है वो बेसिस पे आपने डिसाइड करना है आपको साइंस में आना है या कॉमर्स में आना है। एंड एक और जो बच्चों के व्यू पॉइंट से होता है कि कॉमर्स में क्यों जाना, तो साइंस में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उतनी मेहनत करने की तो मेरी तैयारी नहीं है, तो मैं कॉमर्स आ जाता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा है। बट लेट मी टेल यू बच्चों, अगर आपको कॉमर्स में सक्सेसफुल होना है तो साइंस जितना ही या रादर थोड़ा सा ज़्यादा हार्डवर्क आपको कॉमर्स में करना पड़ेगा। आप ये समझ के ही मत चलो कि कॉमर्स में हार्डवर्क नहीं है। कॉमर्स टू रिक्वायर्स ह्यूज हार्डवर्क। कॉमर्स में भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लगने वाला है। ओके, अब ये तो समझ लिया क्यों नहीं लेना है। अब ये समझते हैं कि वाई शुड आई चूज कॉमर्स आफ्टर 10th। अगर मुझे लेना है तो मैं क्यों लूँ। अगर मुझे कॉमर्स लेना है तो मेरे अंदर ऐसी क्या चीज़ें होनी चाहिए जो मैं देख लूँ कि मुझे लगता है भाई ये चीज़ मेरे अंदर है तो मैं कॉमर्स में सक्सेसफुल करियर बना सकता हूँ। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है कुछ चीज़ों की जो मुझे लगता है हर कॉमर्स के स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए। सारी नहीं हुई तो भी इनमें से अगर मेजॉरिटी आपके पास है तो भी आप कॉमर्स में सक्सेसफुल हो सकते हो। तो अब क्या होना चाहिए, डू यू लाइक टू प्ले विथ नंबर्स। क्या आपको नंबर्स या मैथ्स पसंद है, और है तो दिस फील्ड इज फॉर यू। देन डू यू हैव द एबिलिटी टू एनालाइज न्यूमेरिकल डेटा। नाउ सर ये क्या है एनालाइज न्यूमेरिकल डेटा, क्या मतलब है। सिंपल, जब आपके सामने कुछ नंबर्स आ जाते हैं, जब आपके सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आ जाते हैं, क्या आप उस पर लॉजिकली सोच के रीजनिंग करके लॉजिक लगा के आप कॉल ले सकते हो। जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे दूं, आप कोविड के नंबर जब आपके सामने आए तो क्या आप ये अंदाजा लगा पाए कि क्या होगा आगे, आगे कितना मल्टीप्लाई हो सकता है, कितनी रिस्क है बाहर जाने में, ये भी आप विजुअलाइज कर पाए तो आपका एनालिसिस बहुत अच्छा है। तो यू आर गुड एट एनालिसिस ऑल्सो, देन एनालिटिकल स्किल्स। अगर एनालिटिकल स्किल्स अच्छे तो आप कॉमर्स में आ सकते हो, क्योंकि एनालिटिकल स्किल्स हमको हर जगह लगते हैं। अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड किसी काम में हो या आप फिनांस से रिलेटेड किसी काम में जाना चाहते हो तो यहाँ तो एनालिसिस ही बहुत बड़ा काम करता है। तो एनालिटिकल एबिलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। नो, क्या मेरे पास प्रैक्टिकल बिजनेस सेंस है, कॉमन सेंस है बिजनेस करने का। क्या मैं मेरे पास की चीज़ किसी को बेच सकता हूँ, यस। क्या मुझे ये समझ में आता है कि सामने वाला मुझे एड़े में निकाल रहा है कि नहीं, या सामने वाला मुझे एड़े में ना निकाल सके, और इतना भी मुझे आ गया मैं खुद का नुकसान नहीं करके ले रहा हूँ, तो आई हैव नो प्रैक्टिकल बिजनेस सेंस। क्या मेरी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी है। अब इसका एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। अब हमारे यहाँ पे क्रोमा खुला है नासिक में, तो क्रोमा में मतलब लॉकडाउन के बाद अभी खुला है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, पहले से है, लॉकडाउन के बाद क्रोमा अभी खुला। तो मैं उस दिन मेरे लिए लैपटॉप लेने गया था, तो मैंने देखा एक छोटा बच्चा 7वीं 8वीं का रहेगा, उसके पेरेंट एक लैपटॉप देख रहे थे। तो एक तो बात पक्की कि अभी फ्यूचर इज ऑनलाइन टीचिंग, बच्चे को भी समझ में आ गया था कि भाई ऑनलाइन टीचिंग ही फ्यूचर है, तो फिर मोबाइल में आंखें फोड़ो, उससे अच्छा लैपटॉप लेके करो, अग्री। तो वो एक ही पीस बचा हुआ था, क्रोमा वाला वो पेरेंट को बोल रहा था, अच्छे करके लग रहे थे, अफोर्ड कर सकते थे, ये दिख ही रहा था, तो उनको बोल रहा था आप डिसीजन जल्दी लो नहीं तो हमको कॉल लेने को। तो पेरेंट बच्चों को बोल रहे थे बेटा अपन एक काम करते हैं, अपन कल परसों कॉल लेते हैं, 50-60 हज़ार की चीज़ लेनी है। बच्चे ने इतना प्रॉपर आंसर दिया, पप्पा आज मिल रहा है, आज ले लो, कल का क्या मालूम। ही टुक अ वेरी फास्ट डिसीजन, एंड आई टेल यू वन थिंग, वो डिसीजन उन्होंने लिया, उन्होंने हाँ बोला और अगले मिनट में एक और पेरेंट ने वही लैपटॉप मांगा। तो डिसीजन मेकिंग सही करते आना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बच्चे को देख के मुझे ये पक्का पता चला ये कॉमर्स में बहुत अच्छा काम करेगा। तो डू यू हैव गुड डिसीजन मेकिंग पावर, फास्ट डिसीजन मेकिंग पावर, नहीं, राइट। देन क्या आपको खुद का बिजनेस शुरू करना है। अगर आपको खुद का बिजनेस शुरू करना है तो भाई यहीं आओ, कॉमर्स में ही आओ। कॉमर्स में आपको बिजनेस का पूरा इन एंड आउट, पूरा एटमॉस्फियर क्या है सब सीखने मिलेगा। आप सीख लो, उसके बाद आप इंजीनियर्स को काम पे लगा लो, सिंपल सी बात है। यू बिकम द ओनर एंड अपॉइंट दीज पीपल अंडर यू, एंड आप अपना काम करवा के ले लो। या तो आपका खुद का फैमिली बिजनेस है जो सालों से चले आ रहा है, काफ़ी अच्छा है, आप इसको आगे फर्दर परस्यू करना चाहते हो, तो फिर वापस कॉमर्स में आओ, MBA करो या तो CA करो या CS करो, जो भी कोर्स आपको अच्छा लगे, मैनेजमेंट में एक्सपर्ट बन जाओ और अपना फैमिली बिजनेस आगे रन करो, राइट। जिनको करना है ना, जिनको एक्यूरेसी बहुत अच्छी लगती, काम में परफेक्शन है, प्रिसीजन है, यू आर एक्यूरेट, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है,
राइट। इन लोगों के लिए कॉमर्स बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग इज मोर अबाउट प्रेजेंटेशन एंड एक्यूरेसी, राइट। हमको जो हमारे बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट्स बनाने, उसमें प्रिसीजन, एक्यूरेसी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो अगर आप में प्रिसीजन, एक्यूरेसी, परफेक्ट काम करते हो, सही ढंग से काम करते हो, तो आप ये फील्ड में जरूर आने चाहिए। दिस इज द फील्ड फॉर यू। देन क्या आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे, क्या आपका मैनेजमेंट का नॉलेज अच्छा है, क्या आप लोगों को पटा सकते हो अपनी बात, क्या आप लोगों से अपना काम करवा सकते हो। एक सिंपल एग्जांपल, गणपति है भाई, आपके बिल्डिंग में 10 लोग, 10 बच्चे, क्या आप उनसे काम करवाने की आपकी ताकत है, राइट। क्या आप एक अच्छे टीम मेंबर हो, क्या आप किसी को अपनी बात बराबर से समझा सकते हो, क्या आप उसको अपनी बात से बराबर से पटा सकते हो। ये सब स्किल्स आपके पास है, तो फिर आपके लिए यही एक सही जगह है, कॉमर्स। क्या आपको इकोनॉमिक्स पसंद है, फिनांस पसंद है, अकाउंटिंग पसंद है, चलो सर हमको अकाउंटिंग और फिनांस, अब फिनांस आपको बता दूं, मोटा मोटी आपको एक सिंपल चीज बता दूं, बच्चों आपके पास पॉकेट मनी आता है, क्या आप ये पॉकेट मनी को बराबर यूज करते हो, राइट, बराबर प्लान करते हो, राइट, सोच समझ के उसका खर्चा करते हो, क्या उसका हिसाब रखते हो, ये सब करते हो और आपको यह सही तरीके से आता है, तो आपको यही आना चाहिए। एंड लास्ट, क्या आपको कंप्यूटिंग स्किल्स है, थोड़ी बहुत भी कंप्यूटिंग स्किल्स अगर आपको आती है, कंप्यूटिंग स्किल्स आपको अक्वायर करने की तैयारी है, तो कॉमर्स में आपको काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, जो बहुत सारा जो बेसिक लेवल का काम है वो आपके लिए कर देगा। आपको सिर्फ इनको हैंडल करते आना चाहिए बस बच्चों। अगर आपको इतना आ गया, टैली है या और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है जो आप सीखोगे भी और जो आपको हैंडल भी करने पड़ेंगे, तो आपको थोड़ा भी कंप्यूटर का नॉलेज है, यू शुड कम इनटू दिस फील्ड, राइट। तो ये है ये सारे पॉइंट्स, अगर इनमें से मेजर पॉइंट्स अगर आपको है आपके पास, तो आई वुड एडवाइज कि दिस इज द फील्ड फॉर यू, आपने कॉमर्स में ही आना है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स। सर आप तो बोल रहे हो कॉमर्स में आ जाओ, कॉमर्स में आ जाओ, लेकिन कॉमर्स में है क्या ऐसा, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है। अब जब मैं करियर अपॉर्चुनिटीज डिस्कस करूंगा पेरेंट्स, मैं आपको एक बात पहले बता दूं, ये शुरू करने के पहले, कि मैं इनको बहुत डिटेल आज आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। हर करियर अपॉर्चुनिटी का एक मैं आपको जिस्ट दे दूंगा, क्योंकि आपका बच्चा अभी 10वीं में है, उसको यही नहीं मालूम कि आगे कॉमर्स में क्या है, राइट। जस्ट 10वीं दी है तो सब्जेक्ट्स क्या है, तो इनमें से कोई भी करियर सिलेक्ट करना वुड मेक नो सेंस ऑन द फर्स्ट डे। आपने करना क्या चाहिए, इसको जाने दो, 11वीं में कॉमर्स में डाल दो, ये करियर ऑप्शंस अगर आपको पसंद आते हैं तो लेट हिम गो इनटू कॉमर्स, लेट हिम अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट्स, एक बार सारे सब्जेक्ट्स उसको समझ लेने दो, और एक बार उसको सारे सब्जेक्ट समझ गए, फिर उसको ये समझ में आएगा भाई सीए में क्या लग रहा है, सीएस में क्या लग रहा है, सीएमए में मुझे क्या सब्जेक्ट है क्योंकि उनको ये सब्जेक्ट मालूम होंगे, राइट। एटलीस्ट जब वो साइंस में जाता है तो उसको ये तो मालूम होता है भाई फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी क्या है, या तो अकाउंटेंसी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स क्या है, सब ऐसे ऊपर से जा रहा है। तो उसके लिए आपको एक काम करना है, आपको पहले कॉमर्स में आना है, सब्जेक्ट समझना है, और फिर कोई भी करियर आपने सिलेक्ट करना है। ओके, दूसरा एक और जो गलत काम पेरेंट्स करते हैं, या रादर गलती पेरेंट्स के बेसिस पे हो जाती है, वो क्लास में आते हैं, क्लास के टीचर को बोलते हैं सर मेरा बेटा सीए बनेगा ना, या मेरा बेटा सीएस बन जाएगा ना, या मेरा बेटा एमबीए बन जाएगा ना। और कुछ क्लास वाले, सारे नहीं, मेरे काफ़ी सारे दोस्त बहुत अच्छे, बट कुछ क्लास वाले हाँ पहले दिन बोल रहे ये सीए बन जाएगा, ये सीएस बन जाएगा, ये ज्योतिषी है नहीं ना। कोई क्लास वाला, कोई भी बंदा आपके बच्चे के 10वीं के मार्क्स के बेसिस पे ये कभी नहीं बता सकता कि वो क्या बन सकता है। ओके, अगर वो कोई बता रहा है आपको, तो आप ही इज मेकिंग अ फूल आउट ऑफ यू, राइट। आपको ये देखना है कि क्या आपके बच्चे के अंदर वो स्किल्स है, और बच्चे को जानना है क्या मुझे वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो मुझे वो करियर में आगे जाने के लिए ज़रूरी है, राइट। तो वो तभी पता चलेगा जब वो कॉमर्स में आएगा, उसके बाद ही तो उसे डिसाइड करते आएगा कि उसने करना क्या है, राइट। तो अब जो आपको मैं सारे करियर अपॉर्चुनिटीज बताऊंगा वो फास्ट बताऊंगा, लेकिन अगर आपको इस चीज का, ये पूरे डेटा का प्रिंट आउट चाहिए, या आपको ये मेल चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट करो। मैंने मेरा मोबाइल नंबर सी हर जगह दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं सारी डिटेल्स डालूंगा ही। आप तोतलियस कॉमर्स एकेडमी से कांटेक्ट करो, हम आपको ये पूरा जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है हम आपको दे देंगे। वी वुड बी वेरी मच हैप्पी टू शेयर दिस डेटा विद यू, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, अब कोर्सेज है बहुत सारे, हमको थोड़ी स्पीड रखनी पड़ेगी, आपका पूरा ध्यान फिर से मेरी तरफ। तो पहला प्रोफेशनल और अदर कोर्सेज, ऐसा मैंने डिवाइड किया हुआ है ये पूरे
कॉमर्स के कोर्सेज को। कुछ कोर्सेज मैंने यहाँ लिए नहीं है, और क्यों नहीं लिए ये भी बता देता हूँ। क्यों, क्या हो गया कि जिस हिसाब से कोविड के बाद इंटरनेशनल चेंजेस आ रहे हैं, दुनिया भर के बिजनेस पैटर्न्स में चेंजेस आ रहे हैं कोरोना वायरस के बाद, या जो अभी इकोनॉमी में चेंजेस आ रहे हैं, इकोनॉमी में जो अभी फिनेंस मिनिस्टर ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, इन सब को ध्यान में रखते हुए मैंने इंटरनेशनल कोर्सेज का यहाँ पे जिक्र भी नहीं किया। उल्टा है, अभी बाहर के इंडियंस इंडिया में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से आपको बाहर भेजने के लिए कोई भी कोर्स बताने वाला नहीं हूँ। है काफ़ी सारे इंटरनेशनल कोर्सेज, लेकिन उनके बारे में अब मुझे लगता है कि फ्यूचर थोड़ा डिम हो जाएगा, ख़त्म नहीं होगा, अच्छा ही है बट डिम हो जाएगा, क्योंकि उल्टा हो रहा है, बाहर से इंडियंस इंडिया में वापस आ रहे हैं, इंडिया से लोग बाहर जाने का अभी चांसेस अगले कुछ सालों तक थोड़े से कम हो जाएंगे। और जिस हिसाब से हर कंट्री दूसरे के साथ लड़ रही कि भाई मुझे मेरा मार्केट शेयर बना के रखना है, मुझे मेरे लोगों को काम देना है, तो वो मेरे लोगों को काम देने में बाहर के लोगों को लेने का बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या दूसरी कंट्रीज इंडियन लोगों को उतने बड़े लेवल पे फिर से हायर करेंगी जो लेवल पे वो पहले किया करती थी। तो ये पूरा ये मेजर बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए मैं करियर अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी जो करियर अपॉर्चुनिटी कॉमर्स में, जो प्रोफेशनल कोर्स कॉमर्स में आप आके कर सकते हो, वो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीए। ओके, तो अब ये किन किन सब्जेक्ट में सीए स्पेशलाइज करता है? अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, ये 3 महीने, लेकिन फिनांस भी उसमें है, एफएम भी उनको पढ़ना होता है, तो फिनांस में भी वो बहुत बड़े लेवल पे मास्टरी हासिल करते हैं। अब आगे क्या है, क्या कोर्स के डिटेल्स है, मैंने उनकी वेबसाइट आपको दे के रखी है। ये कोर्स 12वीं के बाद किया जा सकता है, इसका एंट्रेंस आप 12वीं के बाद दे सकते हो, और एंट्रेंस के बाद 3.5 से 4 साल के अंदर आप सीए बन सकते हो। ओके, इसकी जो वेबसाइट है वो www.icai.org। अब कोई भी कोर्स सिलेक्ट करते हो, प्रोफेशनल कोर्स, सर पगार क्या मिलता है? तो ऑन एन एवरेज 50,000 से 2 लाख पर मंथ का सैलरी ऑन एन एवरेज होता है। अगर बाहर गए तो 5 लाख के आसपास भी आपको सैलरी मिलती है, और अगर आप प्रैक्टिस में आए, कंसल्टेंसी करते हो, तो वो भी बहुत तगड़ा पैसा कमाते हैं। आपको एक ही काम करना है, जितने भी प्रैक्टिसिंग सीए आपकी सिटी में उनको जाके मिल लो, आपको उनका ऑफिस देख के या उनको मिल के ही एक आइडिया आ जाएगी कि वो कितना अच्छा कमा सकते हैं। ओके, अब इसमें स्टेजेस कितनी है? तो 3 स्टेजेस है, फाउंडेशन, आईपीसीसी एंड फाइनल। 3 स्टेजेस में इसकी एग्जाम होगी। नाउ गोइंग डाउन टू द नेक्स्ट प्रोफेशनल कोर्स, वो है कंपनी सेक्रेटरी। आज तक इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता था, बट आई विल टेल यू, सीए के बाद अगर कोई अपकमिंग प्रोफेशनल कोर्स है तो वो है कंपनी सेक्रेटरी, क्योंकि कंपनीज एक्ट में काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके हैं, और अगर आप कंप्लाई नहीं करते हो, फुलफिल नहीं करते हो, तो पेनल्टीज भी बहुत ज़्यादा लगा दी गई है कंपनीज एक्ट के अंडर। तो कंपनीज को सीएस, कंपनी सेक्रेटरी की ज़रूरत अब ज़्यादा पड़ रही है। इंडिया में ऐसा बोलते हैं कुछ 20-22 हज़ार के आसपास कंपनी सेक्रेटरी है, और डिमांड और 20-22 हज़ार के आसपास है। तो कंपनी सेक्रेटरी इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट अपकमिंग फील्ड्स। ओके, अब ये बेसिकली है क्या? सेक्रेटरी बोला तो आपको सेक्रेटरी याद आता है? नहीं, कंपनी सेक्रेटरी बेसिकली कंपनी के जो लीगल काम है कंपनीज एक्ट के रिलेटेड, उनको करने वाला बंदा, कंपनी को हर जगह रिप्रेजेंट करने वाला बंदा इज अ कंपनी सेक्रेटरी। ओके, तो क्या, तो कंपनी के जो लॉज है, लेजिस्लेशन यानी लॉ, और जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है, ये देखने वाला बंदा इज अ कंपनी सेक्रेटरी। अब इसका पे क्या होता है मैं वो बता दूं, 30,000 से लेकर 75,000 रुपए तक हर महीने ये कमाता है। ये प्रैक्टिस भी करते हैं, और प्रैक्टिस में भी काफ़ी अच्छा पैसा है दोस्तों। ओके, आपको अगर इसमें अब 3 एग्जाम है, फाउंडेशन जो अब बदल चुकी है, CSEET हो गई है वो, ओके, एग्जीक्यूटिव है, और प्रोफेशनल, ये 3 लेवल में होती है, 12 के बाद की जा सकती है। 12 के बाद आपको इसको कंप्लीट करने को फाउंडेशन के बाद 3.5 साल लग जाते हैं। ICSI.edu ये वेबसाइट है, आप ये वेबसाइट पे जाके बाकी भी डिटेल्स ले सकते हो। ओके, अगला जो प्रोफेशनल कोर्स है तो वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीए में जिसे बोला जाता है। बेसिकली ये कॉस्टिंग में एक्सपर्टाइज ये कोर्स में है, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों कि अगर आपको सीए में बनना है, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आके अगर सीए में बनते हो तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि इंजीनियरिंग में टेक्निकल नॉलेज होता है और सीए में को कॉस्टिंग का नॉलेज होता है, और ये दोनों नॉलेज मिला के एक अच्छा बंडल आप एज फॉर जॉब आप दे सकते हो। लेकिन जो कॉमर्स में आके सीए में करते हैं उनके लिए आपको अराउंड 20,000 से 50,000 के आसपास पे पैकेजेस मिल जाते हैं, और इसका वापस सीएस के जैसा ही है,
12वीं के बाद आप ये एग्जाम दे सकते हो 12th के बाद, और इनमें भी 3 स्टेजेस होते हैं। 3 स्टेजेस अराउंड फाउंडेशन के बाद 3 साल में आप 3 से 3.5 साल में आप CA में बनते हो। अगर आपको इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इनकी वेबसाइट भी मैंने देके रखी है दोस्तों, www.icma.org। अब अगला जो सबसे बड़ा सेक्टर है जहां प्रोफेशनल्स हायर किए जाते हैं वो है बैंकिंग। बैंकिंग में मेनली MBAs और CAs को हायर किया जाता है। ओके, बैंकिंग के जितने भी फाइनेंस के रिलेटेड काम हो या लोन्स के रिलेटेड या डिपॉजिट्स के रिलेटेड जो भी काम हो, उसमें मेनली लोग जो हायर किए जाएंगे वो MBA ग्रेजुएट्स एंड CAs। ओके, बट इसमें भी MBAs को ज़्यादा काम पे रखा जाता है। कहाँ पे? तो फ्रंट डेस्क पे, जहाँ बाहर जाना है भाई, कुछ चीज़ बेचनी है, आजकल बैंकिंग प्रोडक्ट्स बेचने पड़ते हैं, तो उनके लिए MBAs को ज़्यादा काम पे रखा जाता है। और जो बैक ऑफिस है, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग लेना पड़ता है या जहाँ पे क्या बोलते हैं फिनेंस के डिसीजंस होते हैं, वहाँ MBA इन फिनेंस या तो CA को काम पे रखा जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक बात बैंकिंग में जाने की सोच रहे हो, इवन BPO बैंकिंग प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की एग्जाम होती है जहाँ लोगों को हायर किया जाता है, ये एग्जाम पास करने वाले लोगों को। लेकिन आज अगर आप देखते हो तो सारी बैंक्स को मर्ज किया जा रहा है और नंबर ऑफ एंटिटीज को कम करने की कवायद गवर्नमेंट कर रही है पिछले कुछ महीनों से। तो एक बात तो तय है कि अगर नंबर ऑफ बैंक्स कम हो गए तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयबिलिटी पे भी क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये सेक्टर ऐसा मुझे लगता है कि फ्यूचर में बहुत बड़े लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला सेक्टर शायद ना हो। ये मेरा पर्सनल व्यू है। देन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? तो भाई इक्विटी रिसर्च यानी शेयर मार्केट सबसे अच्छा आपको अगर बोला तो इक्विटी रिसर्च में आपको जाना है, इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, म्यूचुअल फंड में काम करना है, तो आपको इन्वेस्टमेंट ये कॉमर्स बहुत अच्छा फील्ड है। इसके लिए आपको या तो CS या तो CA या तो MBA करने की ज़रूरत है। तो CA या तो MBA बन के आप इन्वेस्टमेंट में जा सकते हो। और अगर आपको सिर्फ शेयर ब्रोकर या तो म्यूचुअल फंड एडवाइज़र बनना है तो आपको जो MF की म्यूचुअल फंड की जो एग्ज़ाम्स होती है या BSE या NSE स्टॉक एक्सचेंजेस की जो एग्ज़ाम होती है वो देके आप इनमें जा सकते हो। इनमें काफ़ी अच्छा पैसा है दोस्तों उसमें, लेकिन आपको आपका नॉलेज बहुत अच्छा होना ज़रूरी है शेयर मार्केट के रिलेटेड। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस भी बहुत बड़ा और एक अपकमिंग सेक्टर है। और जिस हिसाब से कोविड आया है, मुझे तो लगता है फ्यूचर में इंश्योरेंस सेक्टर की डिमांड और बढ़ने वाली है। ओके, इनमें मेनली अगर आपको बैक ऑफिस में चाहिए, जो सारे पॉलिसी बनाने का काम, इंश्योरेंस पॉलिसी या फ्रेमिंग का जो काम करते हैं, वो लोग होते हैं एक्चुअरी। और इसको जो साइंस बोलते हैं वो है एक्चुरियल साइंस। तो एक्चुरियल साइंस बहुत डिफिकल्ट कोर्स है दोस्तों, मेनली स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स का बेस है। 10 उसके एग्जाम्स 9 से 10 उसके एग्जाम्स होते हैं जो काफ़ी डिफिकल्ट है। बहुत कम लोग ये एग्ज़ाम परस्यू करते हैं, तो जिनको लगता है कि वो मैथ्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो इनमें जा सकते हैं। लेकिन मेरा एक एडवाइस आपको रहेगा कि एक्चुअली के साथ एक कोई भी दूसरा प्लान भी होना ज़रूरी है। एक कोर्स आप कर लो CA या MBA, उसके साथ आप एक्चुअली करो तो ज़्यादा अच्छा। कि वो कौन से लेवल तक आप पहुंच पाते हो वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब इंश्योरेंस में बेचने वाले लोग भी होते हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर, उसमें काफ़ी अच्छा कमीशन भी मिलता है। तो उसके लिए तो भाई आप कॉमर्स की कोई भी डिग्री ले लो, चलती है। इंश्योरेंस फील्ड में 15 से 50 हज़ार के आसपास, एक्चुअली का तो पे इससे काफ़ी ज़्यादा होता है, बट बाकी जो एडवाइजर्स है या इंश्योरेंस फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, स्टाफ है, उनको 15 से 50 हज़ार के बीच में महीने का आराम से कमाई हो जाती है। अब बाकी क्या क्या कोर्सेज है, ये अदर कोर्सेज में मैं बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा, आपको सिर्फ ये बता दूंगा ये कोर्सेज क्या है, साल कितने लेंगे। ओके, तो पहला तो है बीकॉम 12 के बाद 3 साल लेता है। 3 साल में आप बीकॉम बन के बाहर आते हो, लेकिन सिर्फ बीकॉम को आज की तारीख में कोई भी एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। दूसरा एक अच्छा ऑप्शन है जो मैंने एक्चुअली प्रोफेशनल में लेना चाहिए था, बट देयर वाज अ डिस्कशन, तो मैंने ये फिर अदर कोर्सेज में लिया, वो है लॉ। तो लॉ 12th के बाद भी किया जा सकता है और आप बीकॉम के बाद भी कर सकते हो। तो लॉ बहुत अच्छा कोर्स है और जितने लोगों को लॉयर बनना है, जिनका आर्ग्यूमेंट का बहुत अच्छा कैपेसिटी है, जिनको लॉ में उसके निटी ग्रिटीज में या उसके क्या बोलते हैं छोटी छोटी चीज़ों में जाना है, उसमें से वे आउट निकालना पसंद है, उनके लिए ये सबसे अच्छा कोर्स है। देन BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वापिस ये 3 साल का कोर्स है। बहुत लोग इसको सोचते हैं कि ये MBA का बेस है। ठीक है, ये MBA का बेस है, लेकिन अगर आपने अच्छे कॉलेज से किया तो ये MBA का बेस है, नहीं तो सिर्फ पैसा वेस्ट है। ओके,
देन हॉस्पिटैलिटी डिप्लोमा कोर्स। अब ये हॉस्पिटैलिटी बेसिकली जो आप बड़े बड़े होटल्स में काम करने वाले लोग देखते हो, 5 स्टार होटल्स में, या रादर आप एयरलाइंस में काम करने वाले लोग देखते हो, या कहीं पे जो फ्रंट डेस्क मैनेजर आपको होते हैं, वो सारे ये हॉस्पिटैलिटी के कोर्सेज करके आते हैं। ओके, देन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जिनको जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है या जिनका लैंग्वेज पे कमांड अच्छा है, जिनको राइटिंग में इंटरेस्ट है, खुद को एक्सप्रेस करने में इंटरेस्ट है, उनके लिए बहुत अच्छा कोर्स है दोस्तों। देन एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया कोर्सेज, आज आप अगर देखते हो तो जो मूवीज़ है या VFX इफेक्ट्स आ रहे हैं या जो गेमिंग है, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती जा रही है, तो उनमें भी काफ़ी अच्छा आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। देन इवेंट मैनेजमेंट, आजकल बहुत सारे काम सारे इवेंट मैनेजमेंट को दे दिए जाते हैं, खुद घर वाले लोग बहुत कम काम अपने ऊपर लेते हैं, तो इवेंट मैनेजमेंट ये बहुत बड़ा और अपकमिंग फील्ड है। लेकिन आज से आगे जैसे मुझे लगता है अगले कुछ सालों तक खर्चों की थोड़ी कटौती होने वाली है लोगों की, तो बाहर इवेंट मैनेजमेंट पे किया जाने वाला खर्चा भी लिमिटेड रहेगा, तो ये सोच के आपको कोर्स लेना है। फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिनके अंदर फैशन का सेंस अच्छा है, जिनमें काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज़ है, वो लोग ये कोर्स को ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट, जो आगे काफ़ी अच्छा कुक कर सकते हैं, या जिनको खाने में रुचि है या खाने के बारे में रुचि है या खाना सर्व करने में रुचि है, उनके लिए ये बहुत अच्छा कोर्स है। काफ़ी अच्छा पे भी मिलता है इंडिया के बाहर, इसको काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इंडियन शेफ्स को। लेकिन फिर से मैं बोल दूँ, कोविड के बाद जो प्रॉब्लम्स फेस करेगा इंडिया, तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंडिया तक ही सीमित रह जाएगा डिमांड। देन BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ओके, ये वापस इंजीनियरिंग के लेवल की डिग्री नहीं है दोस्तों, ये बैचलर्स डिग्री है। इसके बाद MCA करना ज़रूरी है, तो आपको कंप्यूटर्स का बेसिक एप्लीकेशन समझ में आ जाता है। आपको बैंक्स में, बैक ऑफिस में, या तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर रूम में आपको फॉर श्योर काम मिल सकता है। देन स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज, जिनको पढ़ाना है लोगों को, वो BEd या DEd भी कर सकते हैं, राइट। तो या इवन UPSC MPSC करके आप गवर्नमेंट जॉब्स में भी जा सकते हो कॉमर्स में आने के बाद। तो ये इतनी सारी, यानी मैं बोलता हूँ मैंने कुछ परसेंटेज कवर किया है, इससे काफ़ी ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज कॉमर्स में है, और वो सारी कवर करने जितना समय ये वीडियो में हमारे पास नहीं है दोस्तों, इसीलिए मैंने बाकी सारे करियर अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस नहीं किया हुआ है। नाउ आपको एक मैं ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बता देना चाहता हूँ दोस्तों, कि कौन से लेवल पे किसको जनरली काम मिलता है। तो आप अगर देख लो, ओनर और शेयर होल्डर अगर है, तो कोई भी बंदा बन सकता है जिसके पास कोई बिजनेस आइडिया है। लेकिन आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट में जाना है, तो उसके लिए कौन कौन CA CS या MBA, वो भी IIM से अगर है, तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट तक फॉर श्योर जा सकते हैं। फिर जो डिपार्टमेंट्स है, वो कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन जनरली काम पे रखते हैं, मैनेजर्स, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। तो परचेस में जनरली CM है, क्योंकि उसको कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट है। सेल्स में जनरली MBA, क्योंकि उसके पास बेचने की कैपेबिलिटी होनी जरूरी है। फिनांस में ऑब्वियसली CA, अकाउंट्स में CA, लीगल में या तो लॉयर या तो CA, टैक्सेशन में फिर से सिर्फ CA। तो ये सारे लोगों को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल्स पे काम कैसे मिलता है। फिर मैंने सिर्फ मैनेजमेंट लेवल की ही बात की, इनके नीचे सबको और बहुत सारा लोअर मैनेजमेंट या तो फिर नॉर्मल का ऑफिस वर्क में काफ़ी सारे कॉमर्स के रिलेटेड लोग लगते हैं, लेकिन मैं उन सब का डिस्कशन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। अब एक बार आपने डिसाइड कर लिया, सर चलो ये सब देख के, सारा स्टडी करके, सारा कंपैरिजन करके, ये मेरा कॉल है, अब मेरे को कॉमर्स में आना है। पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, कॉमर्स में आने के बाद सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में जो आता है, भैया कॉलेज कौन सा लूँ, राइट। मुझे यहाँ पे आके बच्चे पहला सवाल पूछते, सर कॉलेज कौन सा लिया जाए। तो कॉलेज कैसे कंपेयर करना, डिसाइड करना, राइट। क्या कॉलेज में फीचर्स या क्वालिटीज़ होने चाहिए, और आपको क्या करना है आगे, उस बेसिस पे कॉलेज का डिसीजन लेना ज़रूरी है। मैं एक बात बता दूं, महाराष्ट्र में अटेंडेंस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यानी अटेंडेंस नहीं किया 19-20 चल जाता है। बाकी स्टेट्स में मेरे हिसाब से बहुत सारा, मुंबई में भी और बाकी स्टेट्स में कंपल्शन है अटेंडेंस का। तो मैं अटेंडेंस की भी बात करूंगा, लेकिन आपको अपने स्टेट के हिसाब से इसको समझ के लेना है। अब हाउ टू सिलेक्ट द कॉलेज, मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए। सबसे पहला पॉइंट, बोर्ड कौन सा, HSC बोर्ड की अदर बोर्ड, आपको क्या डिसाइड करना है। तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, अगर आपको प्रोफेशनल कोर्स करना है तो मैं एडवाइस करूंगा आप HSC यानी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड लो, ओके। लेकिन बाकी स्टेट्स में तो ये ऑप्शन, बहुत सारे स्टेट्स में ये ऑप्शन है नहीं, तो आपको ऑब्वियसली बाकी के बोर्ड जो CBSE ICSE वाले बोर्ड है वही लेने पड़ेंगे। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि भाई अगर आपको
प्रोफेशनल एग्जाम देनी है कि प्रोफेशनल एग्जाम की सेल्फ स्टडी को भी काफ़ी समय आपको देना पड़ता है, तो वो समय और ये समय मैनेज होके आपको पढ़ते आना चाहिए। तो एचएससी बोर्ड में उतना ज़्यादा बर्डन, उतना ज़्यादा प्रेशर पढ़ाई का नहीं है, उतने ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है जितने टॉपिक्स आईएससी, आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड्स में है दोस्तों, राइट। तो वो इतने टॉपिक्स कवर करने के पीछे फिर उनका प्रोफेशनल एग्जाम पे ध्यान नहीं जा पाता। तो अगर आप बाकी बोर्ड्स लेना सोच रहे हो तो आपको प्रोफेशनल एग्जाम्स नहीं देनी है तो आप बाकी बोर्ड्स लो, लेकिन मेरा एडवाइस है अगर आपको प्रोफेशनल एग्जाम्स देनी है तो आप एचएससी बोर्ड के लिए ही जाए, ओके, क्योंकि फिर आपको बेस भी अच्छा बनाते आएगा और प्रोफेशनल एग्जाम पे भी ध्यान देते आएगा। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा, अटेंडेंस। कॉलेज कैसा होना चाहिए, राइट। बहुत सारे पेरेंट्स को अभी स्कूल का एक्सपीरियंस होता है तो दे वांट देयर चाइल्ड टू गो इन अ स्कूल कॉलेज, 10वीं तक जाके हम वहीं कंटिन्यू करें, या तो कोई कॉलेज ऐसा भाई जहाँ कंपलसरी अटेंडेंस हो, दिन भर बच्चे को बैठना पड़े। सी पेरेंट्स, आप बच्चे को अटकाने के लिए कॉलेज में मत भेजो कि बच्चा घंटों तक अटका रहे। आप ये देखो कि बच्चे को आगे करना क्या है। अगर प्रोफेशनल एग्जाम दे लिए हैं तो मैं बोलूंगा भाई ऐसा कॉलेज सिलेक्ट करो जिसमें अटेंडेंस का प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम की स्टडी में बच्चे को पढ़ाई पे, प्रोफेशनल एग्जाम प्लस एचएससी की एग्जाम यानी 12th की एग्जाम, इनकी पढ़ाई करके उतना समय मिलना चाहिए कि वो रेगुलर कॉलेज अटेंड कर पाए। लेकिन मैं यही एडवाइस करूंगा कि जब जब समय मिले उसने कॉलेज अटेंड जरूर करना चाहिए, ओके। तो अगर आपको प्रोफेशनल एग्जाम देनी है तो आपको ऐसा कॉलेज सिलेक्ट करना है जहाँ अटेंडेंस का उतना कंपल्शन नहीं है। लेकिन अगर आपका प्रोफेशनल एग्जाम का कोई मन नहीं है बच्चों, तो आपको रेगुलर अटेंडेंस वाले कॉलेज में जाना अच्छी बात है, ओके। फिर वहाँ पे आप कुछ घंटे आप अटक के रहते हो, राइट, कुछ घंटे आप वहाँ पे इन्वॉल्व रहते हो, तो फिर बाकी दिन फिर आप आपकी सेल्फ स्टडी क्लासेस ये करके आपका दिन यूज अप हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल एग्जाम देने वाले हो तो प्रोफेशनल एग्जाम के क्लासेस, फिर वापस रेगुलर क्लासेस और फिर कॉलेजेस और सेल्फ स्टडी, ये सब मैनेज करना थोड़ा दिक्कत का काम आता है। अब अटेंडेंस के बाद चलते टीचिंग लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। तो आप कॉलेज में बेसिकली 3 लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाता है। कुछ कॉलेजेस है जो प्योर इंग्लिश में पढ़ाते हैं, कुछ है जो हिंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश, जो बेसिकली आजकल सब लोग करते हैं हिंग्लिश, और कुछ लोग है जो प्योर मराठी में, जैसे यहाँ लोकल लैंग्वेज मराठी, महाराष्ट्र में तो मराठी में पढ़ाते हैं। तो आपको ये देखना है पेरेंट्स, आपके बच्चे को कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा इजीली समझ में आएगी। अगर आपको लगता है कि उसको इंग्लिश प्रॉपरली सिर्फ इंग्लिश समझ में आएगी या उसका आगे इंग्लिश पे कमांड अच्छा होना चाहिए तो गो फॉर दिस। अगर आपको लगता है कि नहीं यार उसका थोड़ा बहुत कमांड में दिक्कत है लेकिन उसको मराठी नहीं समझ में आती, तो यू हैव टू गो फॉर इंग्लिश। हाँ, लेकिन आपको लगता है भाई उसको बाकी कोई लैंग्वेज ही नहीं समझ में आती, ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, तो देन यू गो फॉर अ मराठी ओरिएंटेड कॉलेज, ओके। देन सब्जेक्ट्स ऑफर्ड, हर कॉलेज अपने हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट्स ऑफर करता है। कुछ कॉलेजेस मैथ्स ऑफर करते हैं, कुछ बोलते नहीं भाई हमारे पास मैथ्स है ही नहीं, और कुछ बोलते हैं आपको वोकेशनल कोर्सेज मिलेंगे, बाकी कोर्सेज फुल हो चुके हैं। तो आपको ये देख के डिसाइड करना है। मैं एडवाइस करूंगा कि गो फॉर अ कॉलेज विच जनरली ऑफर्स मैथ्स। लेकिन मैथ्स नहीं मिला तो भी कॉलेज खराब है ऐसा नहीं, आपको फिर नो मैथ्स वाला भी कॉलेज सिलेक्ट करने में दिक्कत नहीं। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है वोकेशनल कोर्सेज को सिलेक्ट ना करें, राइट, ओके। ये क्यों है, जब आप मुझसे मिलोगे मैं आपसे ये डिटेल्ड डिस्कस करूंगा आगे, या तो आप मुझे वापस इसके ऊपर पूछ सकते हो, मैं आपको आपके सवालों के जवाब व्हाट्सएप पे दे दूंगा। तो मैथ्स मिलता है कि नहीं ये पहले देखना आपको बहुत जरूरी है, और मैथ्स मार्क्स के बेसिस पे मिलता है, आपके 10वीं के मार्क्स के बेसिस पे। देन अगला, कॉलेज का लोकेशन कैसा है, पास में है क्या दूर है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस आजकल सिटी से 15 से 20 किलोमीटर दूर है। आने जाने में एक साइड पे 45 मिनट से 1 घंटा कम से कम लग जाता है, उससे भी ज़्यादा लगता है। तो बच्चा अगर एक साइड पे 1 घंटा यानी आने जाने का 2 घंटा प्लस कॉलेज के 6 घंटे, मतलब 8 से 10 घंटे अगर सिर्फ कॉलेज में रहे बच्चों पेरेंट्स, तो वो कब पढ़ेगा, राइट, सेल्फ स्टडी कब करेगा, प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए टाइम कब देगा। तो आपको ये सब देख के डिसाइड करना है कि आप दूर का कॉलेज सिलेक्ट करोगे या पास का कॉलेज सिलेक्ट करोगे, ओके। लेकिन अगर आपको मैथ्स नहीं मिल रहा, अगर आपको मैथ्स चाहिए, या अगर आपको कॉलेज के कोई पर्टिकुलर फीचर्स अच्छे लग रहे हैं, तो फिर आपको दूर का कॉलेज सिलेक्ट करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं कॉलेज में, लार्ज है कि स्मॉल है। तो अब अगला पॉइंट उठता है सर लार्ज है तो बहुत पेरेंट्स को आजकल, क्योंकि बड़ी स्कूल्स में पढ़े हुए बच्चे रहते हैं तो उनको लगता है 20, 30, 40 बच्चों में ही पढ़ना अच्छा है, बड़ा नंबर रहेगा तो बच्चा कैसे बच्चे पे कैसे ध्यान देंगे। तो 10वीं के बाद बच्चे को पर्सनल अटेंशन वाली आदत डालना छोड़ दो पेरेंट्स, क्योंकि ये बहुत गलत आदत है।
जितने ज्यादा बच्चों में वो रहेगा उतनी हाई कंपटीशन होगी, और जितनी हाई कंपटीशन होगी पेरेंट्स बच्चा उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। ओके, जितने कम बच्चों में बच्चा रहेगा उतनी कंपटीशन भी कम, और मराठी में कहावत है वासरात लंगड़ी गाय शहानी, तो आपको भी वो हो जाएगा कि यार कम बच्चों में आपका बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो यू वुड फील अरे मेरा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, तो वो सही नहीं रहेगा पेरेंट्स। तो ऐसा कॉल नहीं लेना कि ज्यादा या कम है, तो भाई आपको आपके बच्चे को क्या करना है आगे ये बेसिस पे कॉलेज डिसाइड करना है, ना कि लार्ज नंबर है कि स्मॉल नंबर है स्टूडेंट्स का ये देख के। कंपटीशन कैसी होनी चाहिए कॉलेज के बच्चों में, तो एडवाइजेबल यही है कि हाई कंपटीशन जहाँ पे बच्चे मार्क्स के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि इसी कंपटीशन में ही बच्चा परफॉर्म करता है, आगे जाता है, एक दूसरे से आगे जाने की होड़ ही तो ये बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है, तो ही तो बच्चा आगे जाएगा, नहीं तो घर पे बैठे या कम बच्चों में बिना कंपटीशन के वो लेथार्जिक हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, और उसको लगेगा भाई मैं यहाँ पे सबसे होशियार, तो फिर मराठी में एक वापस वर्ड है कूप मंडुक वृत्ति, राइट, कुएं का मेंढक, वो खुश हो जाएगा भाई मैं यहाँ पे राजा हूँ, मेरे को इसके आगे जाना ही नहीं है, तो गलत हो जाएगा। अब तो क्लास समझो आपने कॉलेज सिलेक्ट कर लिया ये सारे सवाल के बाद, तो अब अगला सवाल उठता है सर क्लास कैसे सिलेक्ट करें, क्योंकि क्लास एक इंटीग्रल पार्ट हो गया है आजकल एजुकेशन सिस्टम का। बच्चे का मैंने साइंस में तो ऐसा है कॉलेज लेने के पहले क्लासेस लिए जाते हैं, क्लासेस का पहले आपको कंफर्मेशन दिया जाता है, फिर कॉलेज का कंफर्मेशन दिया जाता है। तो अग्रीड पेरेंट्स की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन क्लासेस की बैसाखी लेते वक्त, मैं बैसाखी वर्ड वापस एक बार यूज करता हूँ, राइट, काठी सपोर्ट लेते वक्त आपको ये डिसाइड करना है कि कैसे लेना है, क्या लेना है, कौन से टीचर्स का हेल्प लेना है, और उसके लिए मैंने काफ़ी सारे सवाल बनाए हुए हैं, उनसे आपको कॉल लेने में आसानी होगी कि आपने कौन सा क्लास सिलेक्ट करना है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स। अब पहली चीज मैं आपको बता दूं डिस्कस करने के पहले कि आप टीचर सिलेक्ट करने जा रहे हो, बराबर, शिक्षक सिलेक्ट करने जा रहे हो, और शिक्षक का मेन काम क्या होता है, शिक्षा देना। अब हिंदी में शिक्षा के दो मीनिंग है, शिक्षा का मतलब है एजुकेशन और शिक्षा का मतलब है पनिशमेंट भी। तो टीचर वही सही है जो जरूरत पड़ने पे सही समय पे आपके बेटे को, बच्चे को पनिश भी करे एजुकेशन के साथ साथ, राइट। तो शिक्षक ये शिक्षा और संस्कार दोनों को मिला के बनेगा, राइट। तो आपके बच्चे को सही शिक्षा और सही संस्कार देने वाला जो भी टीचर आपको मिलता है, ऐसा टीचर आप ढूंढो, क्योंकि आपने बच्चे को पैदा किया है, वो बच्चे का लाइफ बनाएगा पेरेंट्स। तो टीचर ढूंढना, क्लास ढूंढना, ये बहुत बड़ा काम है। जितना बड़ा काम सही कॉलेज ढूंढना, उतना ही बड़ा काम सही क्लास ढूंढना भी है, राइट। क्लास को डिसिलेक्ट करने का बेसिस कि भाई मेरे घर के पास में या फीस कम है, या मैं इसको जानता हूं, या ये मेरे समाज का है, या हम एक ही धर्म के, एक ही जात के, आप लो आदमी आमसा मानुस, ये नहीं होने चाहिए, राइट। ये बेसिस पे अगर आप सिलेक्शन कर रहे हो तो आप बच्चे का करियर स्पॉइल कर रहे हो, पेरेंट्स, बच्चे, आप भी अपना करियर स्पॉइल कर रहे हो। या मेरा दोस्त इधर जा रहा है, तो ये डिसीजन लेने वाले कोई भी फैक्टर्स नहीं है। सही डिसीजन लेने के लिए मैंने काफी सारे पॉइंट्स आपके लिए इकट्ठा किए, आप ये सारे पॉइंट्स को स्टडी करो, सारे क्लासेस को जो मेजर आपके दिमाग में नाम है उनको जाके ये पॉइंट्स के बेसिस पे कंपेयर करो, जरूरत पड़े तो रैंकिंग दो, और वो रैंकिंग के बेसिस पे कॉल लो कि आपके बच्चे को आपने कौन से क्लास में डालना चाहिए। तो सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन हर लोगों के, हर बंदे के दिमाग में होता है, सर क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं, राइट। तो एक चीज दिमाग में होती है, सर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है तो मेरे बच्चे का पास पर्सनल अटेंशन कैसे देंगे, और कम है तो पर्सनल अटेंशन दिया जाएगा, तो कम बच्चों वाली क्लास में डालना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि कम बच्चों वाली क्लास अच्छी है कि बुरी है, मैं फिर से ये डिस्कशन के पहले ये बता दूं, मैं खुद भी क्लास लेता हूं, एंड गिविंग ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द टीचर्स, आई एम जस्ट गिविंग यू पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन, पॉइंट्स टू बी थॉट ऑन। मैं किसी भी क्लास को कम या ज्यादा या अच्छा या बुरा ये वीडियो से नहीं बताना चाहता, ओके। मैं एक टीचर बोल के नहीं, तो एक पेरेंट बोल के मैं क्या सोचना चाहिए मैं ये बता रहा हूँ। तो सी एक बात आप याद रखो, आप जो मूवी देखने जाते हो बच्चों, तो मूवी हाउसफुल वाली हिट होती है कि जिसमें कम बच्चे होंगे वो हिट होगी, या कम लोग होंगे वो हिट होगी, ऑब्वियसली हाउसफुल वाली ना। आप जब सत्संग को जाते हो किसी महाराज के, तो सत्संग में हजारों लोग बैठे हैं, तो वो सत्संग अच्छा है कि 2-5 लोग बैठे, कैसे समझ में आता है, तो आप वही बोलोगे ना, जहाँ ज्यादा लोग हैं वो ज्यादा अच्छा। तो सी लार्ज नंबर के पीछे का रीजन क्या है, आपको ये भी तो ढूंढना है। हो सकता है वो क्लास बहुत पुराना हो, बहुत अच्छा नाम हो, बहुत अच्छा रिजल्ट हो, इसीलिए तो लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जा रहे हैं, और वो जो जा रहे हैं लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो कोई गधे थोड़ी है, बराबर ना। तो फिर आपको जाने में क्या हर्ज है। तो पहला तो ये मिथ दिमाग से निकाल दो, ज्यादा बच्चे हैं तो ध्यान नहीं दिया जाता। सी यहाँ तक पहुंचे, नंबर ज्यादा है मतलब वो बराबर से हैंडल करना जानते हैं बच्चों को, राइट।
कम नंबर्स है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है क्लास नया है, ये भी हो सकता है कि रिजल्ट उतना बड़ा नहीं है, इसीलिए तो नंबर्स कम है। और सी आज एडवर्टीजमेंट का युग है, तो लोग अपने प्रॉब्लम को अपनी स्ट्रेंथ बना के पेरेंट्स के सामने प्रेजेंट कर देते, भाई बच्चे नहीं आ रहे तो मैं बोल दूंगा भाई कम बच्चों की बैच हम बनाएंगे। तो पेरेंट्स को क्या लगता है भाई कम बच्चे, तो भाई उसका रीजन बच्चे नहीं आ रहे ये भी तो हो सकता है, आप ये सोचते हो कभी? तो ये सोचना जरूरी है। लिमिटेड स्टूडेंट ये हर क्लास वाला तब तक ही लिखता है जब तक वो छोटे नंबर्स पे रहता है, जब वो बड़ा हो जाता है वो भी लिमिटेड स्टूडेंट्स वाला बोर्ड हटा देता है, क्योंकि उसे मालूम है लिमिटेड स्टूडेंट्स जो बड़ा क्लास है, जो पुराना क्लास है, जो अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो वहाँ लिमिटेड स्टूडेंट्स होंगे ही नहीं, क्योंकि हर एक को अच्छा क्लास चाहिए, बराबर। तो लार्ज नंबर और स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में कंपैरिजन करना छोड़ दो दोस्तों, रिजल्ट्स को कंपेयर करो। तो कंपैरिजन का पॉइंट क्या होना चाहिए? आप नंबर्स को नहीं कंपेयर करो। ऐसे हो गया कि आप किसी एक्टर को उसके लुक से कंपेयर कर रहे नहीं, उसकी एक्टिंग स्किल कंपेयर करनी चाहिए। तो किसी टीचर के लिए आपको क्या कंपेयर करना है? तो आपको उसका रिजल्ट कंपेयर करना है पेरेंट्स। तो वो टीचर ने दिए हुए ऑब्वियसली बच्चों के साथ दिए हुए रिजल्ट्स कैसे अच्छे हैं या एवरेज है, अच्छे तो ऑब्वियसली दैट इज अ गुड क्लास। लेकिन फिर से आपने ये देखना है कि क्या एवरेज स्टूडेंट्स का रिजल्ट भी अच्छा है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि बहुत सारे क्लासेस क्या करते हैं कि बच्चों को पहले दिन से ही सेग्रीगेट करना शुरू कर देते हैं, अच्छे बच्चे और एवरेज बच्चे। एवरेज बच्चों को अलग पढ़ाया जाता है, अच्छे बच्चों को अलग से बुला के एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है, और वो अच्छे बच्चों का रिजल्ट लाके आपको बता देते हैं पोस्टर पे, ऐड पे, जितने लोगों की जरूरत है, और वो पोस्टर या ऐड के बेसिस पे आप सोच के चले जाते हो कि भाई इनका रिजल्ट काफी अच्छा है। लेकिन क्या वो एवरेज बच्चों पे भी उतना ही काम कर रहे हैं? क्योंकि एक बात आपको बता दूं पेरेंट्स, 80% बच्चे ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ब्रिलियंट नहीं होते, वो नॉर्मल बच्चे होते हैं। तो उनको ऐसा टीचर चाहिए जो उन पे भी ध्यान दे जितना होशियार बच्चे पे ध्यान दे, क्योंकि फीस तो सबसे वो इक्वल ले रहे हैं, कम ज्यादा थोड़ी है कि होशियार बच्चों से ज्यादा फी ले रहे इसके लिए ज्यादा पढ़ा रहे, नहीं ना। तो ये टीचर नहीं हुआ, ये शिक्षक नहीं हुआ कि जो बच्चों में इक्वालिटी ना रखे, राइट। बच्चे को अगर इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है, होशियार बच्चे को भी और एवरेज बच्चे को भी, तो वो क्लास सिलेक्ट करना जरूरी है। और ये कंपेयर करना आपको बहुत जरूरी है कि क्या उनके एवरेज बच्चों के रिजल्ट अच्छे हैं। एवरेज बच्चों के रिजल्ट अच्छे तो जाओ, होशियार बच्चों के रिजल्ट अच्छे तो इसका मतलब कुछ बच्चे, मेजर रिजल्ट तो एवरेज बच्चों का देखना है, क्योंकि मेजर बच्चे भी तो एवरेज ही रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा गलत फहमी है बहुत सारे पेरेंट्स को कि बस 2-4 रैंकर्स देख लिए कि हो गया। नहीं, वो तो आप देखो ही वो जरूरी ही है, लेकिन उसके बाद के जो बच्चे क्या उनका रिजल्ट उतना अच्छा है, क्या उन पे अच्छा ध्यान दिया जा रहा है, क्या उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा है, क्या टीचर इक्वालिटी रख रही है सारे बच्चों में, ये देखना उतना ही जरूरी है। और ये आपको बच्चों से ही मालूम पड़ेगा, कोई टीचर ये बताने नहीं वाला। आप वो क्लास में जाके वो बच्चे जब नीचे आते हैं उनसे जाके बात करो, कैसा ट्रीटमेंट मिलता है, क्या मिलता है, और ज़्यादातर जो आपके बहुत क्लोज है उनसे बात करो। क्योंकि इसी क्या हो जाता है, क्लास में बच्चे को वो टीचर के बारे में अच्छा ही बोलना, जब वो पर्सनली आपको वो टीचर के बारे में अच्छा बोले तो आप उसको अच्छा समझो। और अच्छा बोले मतलब क्या कि अरे ये बहुत काम कराता है, ये बहुत पढ़ने लगाता है, ये बुरा हो गया और ये आराम कराता, मस्ती कराता है, इसके लिए अच्छा हो गया, ये गलत कंपैरिजन है। भाई मस्ती करा रहा, आराम करा रहा, टाइम पास करा रहा, मतलब वो आपके बच्चों को करियर से दूर लेके जा रहा है। अगर वो मेहनत करा रहा है, काम करने लगा रहा है, स्ट्रिक्टली पीछे पड़ा है, तो बहुत अच्छी बात है। पेरेंट्स, आपका काम वो टीचर कर रहा है। अब टीचर कैसा है, स्ट्रिक्ट है कि लीनियंट है, वो शिक्षक कैसा है, मैंने जैसे बताया शिक्षक अगर अच्छा बनना है तो शिक्षा भी देनी चाहिए। ज़रूरत रहने पे पेरेंट्स बच्चों, फैकल्टी को, टीचर्स से मतलब स्टूडेंट से स्ट्रिक्ट भी होते आना चाहिए। स्टूडेंट के मन में टीचर के बारे में रिस्पेक्ट के साथ थोड़ा सा डर भी चाहिए। तो थोड़ा सा डर रहेगा तभी तो बच्चा परफॉर्म करेगा, नहीं तो बच्चा परफॉर्म नहीं करेगा। सुनेगा क्यों टीचर की? तो स्ट्रिक्ट टीचर, सी कड़वी दवाई कभी कभी ज़्यादा असरदार होती है मीठी दवाई से, राइट। जहर मीठा भी हो सकता है बच्चों, तो आपको दवाई कैसी चाहिए, कड़वी। टीचर कैसा चाहिए, कड़क, कि भाई नहीं आपके पीछे लग के काम करवा के ले, राइट। क्योंकि आपको सही दिशा में लेके जाना, सही डायरेक्शन में लेके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इतना इजी काम नहीं है। पेरेंट्स, आप 2 बच्चों के लिए कर रहे हो, मैं सालों से 1000 बच्चों के लिए कर रहा हूँ, मुझे भी आइडिया और आपको भी आइडिया। टीचिंग एक्सपीरियंस कैसा है, बहुत ज़्यादा है, कम है? सी जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस ऑब्वियसली टीचर को उतना ज़्यादा नॉलेज उसके फील्ड के बारे में, बच्चों के बारे में, बच्चों की मेंटालिटी के बारे में, बच्चों के डाउट्स के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, ये सब वो टीचर को ज़्यादा ऑब्वियसली आएगा। जितने नए टीचर रहेंगे ऑब्वियसली दे विल बी गुड, बट दे विल टेक टाइम टू लर्न ऑल दिस थिंग।
देन टीचिंग एटीट्यूड कैसा है, क्या प्रोफेशनल एटीट्यूड है कि पर्सनल एटीट्यूड है। सी कैसा होना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। पढ़ाने के लिए पर्सनल होना चाहिए, बाकी कामों में प्रोफेशनल हुआ तो भी चलेगा। टीचर जब पढ़ाते क्या पर्सनली वो बच्चे को समझा नहीं समझा देखते, सवाल पूछते हैं, डाउट्स के जवाब देते हैं कि नहीं मैंने तो कल सिखा दिया, तेरा ध्यान कहाँ था, राइट। क्या डाउट सेशंस होते हैं, क्या बच्चों के डाउट सॉल्व किए जाते हैं, एवरेज बच्चे के भी सवालों के जवाब मिलते हैं, या उसको भी बोल दिया जाता है भाई तू देख ले, यहाँ पे से देख ले। तो ये देखो सी फीस के बारे में प्रोफेशनल है तो सी वो तो हर बंदा बिजनेस में प्रोफेशनल होना ही जरूरी है, नहीं तो अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो बाकी कामों के रिलेटेड अगर क्लास प्रोफेशनल है तो चलेगा। पढ़ाने के बारे में क्योंकि वही मेन चीज है, क्या वो क्लास पर्सनली ध्यान देता है, क्या आपके बच्चे के डाउट सॉल्व होते हैं, क्या बच्चे को पूछा जाता है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। क्या वो पेरेंट टीचर को आपका बच्चा पता है, बराबर। नहीं तो कुछ टीचर को सिर्फ होशियार बच्चे पता होते हैं, तो वैसा ना हो। नाउ टीचिंग टाइप कैसी है, क्या टीचर आपके बच्चे से मेहनत करवा रहा है कि नहीं, इजी गो लकी उनका अप्रोच है। तो कॉमर्स में जनरली इजी गो लकी अप्रोच बहुत टीचर्स रखते हैं। लेट मी टेल यू बच्चों, ये गलत अप्रोच है। अप्रोच कैसा होना चाहिए, मेहनत करने का होना चाहिए, हार्डवर्क करने का होना चाहिए, तभी तो आपका बेस स्ट्रांग होगा। आपको एक बात बता दूं क्यों बेस स्ट्रांग होना जरूरी है, 11th इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, सारे पेरेंट्स के लिए आपको बता दूं। पहली जो बोर्ड की एग्जाम बच्चे ने दी वो 10वीं में दी, उसके पहले 12 साल उसको बेस बनाने को मिले, नर्सरी से लेकर 9वीं तक। लेकिन अगली जो एग्जाम वो देने वाला है 12वीं की, उसको सिर्फ 1 साल बेस बनाने को मिलेगा। तो आप ये 1 साल का इंपॉर्टेंस पिछले पूरे 12 साल से लगा लो। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसका बेस स्ट्रांग बने, और स्ट्रांग बेस बिना हार्ड वर्क के नहीं बन सकता। तो ये एक बात हमेशा याद रखो, हार्ड वर्क से भागना कोई सेंस नहीं है। अब बहुत लोगों को लगता है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क अलग है, तो लेट मी टेल यू, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क में कोई डिफरेंस नहीं है। स्मार्ट वर्क इज हार्ड वर्क डन इन द राइट मैनर। बिना हार्ड वर्क के स्मार्ट वर्क हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई है नहीं कि भाई देयर इज अ शॉर्टकट टू सक्सेस, बिना हार्ड वर्क के आपको सक्सेस मिलेगा, नहीं। स्मार्ट वर्क इज हार्ड वर्क डन इन राइट मैनर। आप किसी छोटे बच्चे के हाथ में नारियल दे दो, नारियल ना हर साइड से मार मार के फोड़ने की कोशिश करेगा, वो हार्डवर्क जरूर करेगा लेकिन नारियल फूटेगा नहीं। आप उसको सही तरीका क्या है भाई, एक ही जगह पकड़ और एक ही जगह 10 बार मार, फूट जाएगा, ये बताओ उसे। तो दैट इज व्हाट, हार्डवर्क वही था लेकिन इसने क्या किया, सही जगह पे बार बार उसको मारा तो वो नारियल टूटा। तो दैट इज स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क इज नथिंग बट हार्ड वर्क डन इन द राइट मैनर। तो ये एक मिथ भी निकाल दो बच्चों आपके दिमाग से कि भाई स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क अलग है, नहीं, हार्ड वर्क ही स्मार्ट वर्क है, सही तरीके से किया तो। और कॉमर्स में भी उतना ही हार्ड वर्क। सी आपको जितनी बड़ी बिल्डिंग ऊपर बनानी, उसका नीचे बेस उतना डीप बनाना जरूरी है, उतनी मेहनत करनी जरूरी है, तभी तो आप उतना बड़ा करियर बना पाओगे अगर आपने नीचे उतनी मेहनत की है। टीचर की पंक्चुअलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्या टीचर टाइम में क्लास में आता है कि लेट आता है? सर क्या फर्क पड़ता है 10-15 मिनट लेट आ गया, आप एक बच्चे के हिसाब से सोचते हो, क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो 15 मिनट के हिसाब से 1500 मिनट का टाइम वेस्ट। और जो टीचर को खुद को टाइम का वैल्यू नहीं, वो आपके बच्चे को टाइम का वैल्यू क्या सिखाएगा। तो आपको ये समझना है कि टीचर पंक्चुअल है कि नहीं, ये देखो, पंक्चुअल है तो ज्यादा अच्छा, नहीं है तो आपको सोचना चाहिए। टेस्ट पेपर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, कॉलेज में तो होते ही है, क्लास में भी उतने रेगुलरली होते हैं क्या? 3 अलग अलग टाइप के क्लासेस होते हैं, जो टेस्ट पेपर रेगुलरली लेते हैं लेकिन चेक नहीं करके देते हैं, टेस्ट पेपर रेगुलरली लेते हैं चेक भी करके देते हैं, और जो टेस्ट पेपर रेगुलरली लेते ही नहीं है। तो आप ही सोचो पेरेंट्स, आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ज्यादा हेल्पफुल क्या है? भाई टेस्ट पेपर हो तो रेगुलरली चेक होके मिले। इट इज लाइक आपने ब्लड टेस्ट को तो दे दिया, उसका रिपोर्ट ही नहीं लिया, तो क्या फायदा आपने ब्लड टेस्टिंग को देके? भाई आपको ब्लड टेस्ट को दिया है तो आपको रिपोर्ट लेना जरूरी, तभी तो पता चलेगा आपके खून में क्या प्रॉब्लम है। तो वैसे ही पेपर अगर लिया है तो चेक करके देना जरूरी है, तभी तो पता चलेगा आपके बच्चे के पढ़ाई में क्या प्रॉब्लम है। तो चेकिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो सिर्फ पेपर लेने वाला क्लास मत ढूंढो, पेपर लेके चेक करके देने वाला क्लास भी आपको ढूंढना जरूरी है। अगला, टेस्ट पेपर्स ले लिए, चेक करके दिए, क्या ये पेरेंट्स को इसके मार्क्स बताए? क्योंकि क्या हो जाता है, बच्चे आजकल होशियार हो गए, स्कूल में कैसे आपको आप कभी ना कभी जाके मिलते थे, अब आजकल पेरेंट्स क्या सोचते हैं, बड़े हो गए तो पेरेंट्स टीचर से मिलना अवॉइड करते हैं, और बच्चे अपने क्लास के मार्क्स आप तक लाते ही नहीं है।
तो पेरेंट्स को मार्क्स बताए जाते या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। बताए जाते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताए जाते तो बताए जाने चाहिए। तो पेरेंट्स को भी पता चलेगा बच्चा कितने पानी में है, राइट। और पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी बनती है, जब आपको मार्क्स का मैसेज आता है, मार्क्स के लिए कॉल आता है, तो आपको ये देखना कि कोई भी अननेसेसरी रीजंस आपको बच्चे से सुन के नहीं लेने, कि यार एक बीमार था, ये था, वो था। पेपर है, देना पड़ेगा और उसमें स्कोर करना पड़ेगा। देन पेरेंट्स मीटिंग, क्या पेरेंट्स मीटिंग ली जाती है दोस्तों, ये भी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पेरेंट्स ने रेगुलरली टीचर को मिलना है और टीचर ने रेगुलरली पेरेंट्स को मिलना है। क्योंकि फिर उनके बीच में अगर कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा तो बच्चे पे कंट्रोल ज़्यादा अच्छा रहेगा, बच्चा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, बच्चा इधर की उधर लगाएगा नहीं। ओके, तो पेरेंट्स मीटिंग प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल। आप नहीं मिलते रहोगे तो आप जाके मिलो टीचर को, बात करो टीचर से। अब क्लास में स्टूडेंट्स कैसे है, सी कुछ क्लासेस रहते हैं जो सिर्फ होशियार बच्चों को लेते हैं, कुछ क्लासेस रहते हैं जो मिक्स क्राउड लेते हैं, कहीं पे सिर्फ एवरेज बच्चे जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट, आपका बच्चा होशियार है तो वो बहुत लिमिटेड नंबर्स में ही रह जाएगा अगर आप सिर्फ होशियार बच्चों वाला क्लास ढूंढते हो। आपको उसको मिक्स क्राउड वाला क्लास ढूंढना है, क्योंकि मिक्स क्राउड में सिर्फ 10वीं तक का जो मार्क्स है वो उसकी होशियारी थोड़ी डिसाइड करेगा। अब 11वीं से कौन सा बच्चा कितना अच्छा परफॉर्म कर जाए ये आपको मालूम नहीं, तो आपके बच्चे के कंपटीशन में सब तरीके के लोग चाहिए। तो आपका बच्चा जब सब तरीके के लोगों के साथ compete करेगा, सब तरीके के बच्चों के साथ compete करेगा, तो सही तरीके से निखर के आगे आएगा। तो मिक्स क्राउड, जहाँ होशियार बच्चे भी, एवरेज बच्चे भी, सब तरीके के बच्चे, ऐसा क्लास आपको ढूंढना है। बहुत पेरेंट्स क्या करते हैं, नहीं सिर्फ होशियार की बैच में डाल दो, वो उनसे ही compete करेगा। लेकिन क्या पता जो आप एवरेज समझते थे वो भी आगे अच्छा परफॉर्म करके निकल जाए और आपके बच्चे को आइडिया ही नहीं आए कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आपको क्लास वही ढूंढना है जो सारे टाइप के बच्चों को पढ़ाता हो। एंड लास्ट, ट्रीटमेंट कैसी दी जाती है, ये सब लास्ट क्यों रखा है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसीलिए इसको मैंने लास्ट रखा है। सी अलग अलग टाइप के क्लासेस होते हैं, रिजल्ट देने के हमारे अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। आज मैं आपसे वो डिस्कस करूंगा। सबसे अच्छा टेक्निक रिजल्ट देने का कोई माना जाता है तो वो है कि होशियार बच्चों को अलग कर लो, उनसे ज्यादा मेहनत कराओ, उन पे ज्यादा काम करो, वो रिजल्ट देंगे, वो आपका अच्छा इन्वेस्टमेंट है, वही फाइनली पोस्टर पे नाम आएगा और वही देख के बाकी लोग आएंगे। मेरा सवाल सारे पेरेंट्स और सारे बच्चों से है कि क्या सारे बच्चे होशियार होते हैं, और अगर नहीं तो क्या जो होशियार बच्चे नहीं, क्या वो पूरा फीस भरते कि नहीं भरते, भरते ना, तो फिर ऐसा क्यों आपके साथ होना चाहिए। वाई सेकेंडरी ट्रीटमेंट शुड बी गिवन टू एवरेज स्टूडेंट्स, नो, उनको भी सेम। आप अगर कुछ होशियार बच्चों को दे रहे हो तो एवरेज बच्चों को भी दो, और अगर होशियार बच्चों को यानी एवरेज बच्चों को नहीं दे रहे तो होशियार बच्चों को भी नहीं देना चाहिए, तभी जाके तो इक्वालिटी रहेगी। और एज ए टीचर आप कैसे स्टूडेंट्स में सेग्रीगेशन कर सकते हो, नहीं होना चाहिए, राइट। जो बच्चा मेहनत करने को तैयार है हर एक से मेहनत करवाओ, किसी से अलग ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई क्लास सिर्फ होशियार बच्चे को फोकस कर रहा है, मैं इवन बोलूंगा आपका बच्चा अगर होशियार भी है तो आप उसको वहां मत डालो, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा कि होशियार बच्चों में आपको लगता है आपका बच्चा होशियार है, उनके हिसाब से अगर नहीं लगा तो फिर वो आपके बच्चे का फोकस ही खत्म हो गया, फिर क्या करेगा बच्चा, राइट। देन फोकस ओनली ऑन पुअर स्टूडेंट हो गए तो फिर यहाँ होशियार बच्चे निग्लेक्ट हो जाएंगे, वो भी ना हो। फोकस कैसा हो, इक्वल हो, होशियार बच्चों पे भी और एवरेज बच्चों पे भी फोकस हो। उसके बाद होशियार बच्चों का और एवरेज बच्चों का रिजल्ट जो भी आएगा वो आपको कंपेयर करके डिसाइड करने में आसानी होगी कि ये क्लास सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं ये पूरे वीडियो में आपको कहीं पे भी ये नहीं बताया कि हमारे फीचर्स क्या है। आपको अगर लगे कि आपको हमारे फीचर्स, हमारे रिजल्ट्स जानने हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, तब हम आपको ये सारी डिटेल्स देंगे बच्चों एंड पेरेंट्स। ओके, ये पूरा वीडियो ये बताने के लिए था कि कॉमर्स इज द फ्यूचर ऑफ टुमारो, और अब कॉमर्स में आपने आना चाहिए। कॉमर्स में आके सही कॉलेज, सही क्लास सिलेक्ट करके, सही शिक्षक के अंडर शिक्षा पाके बहुत अच्छे, संस्कारित, सुशिक्षित और बहुत सक्सेसफुल आपको लाइफ में बनना है दोस्तों। ओके, और उसके लिए आपको हमारी तरफ से जो भी हेल्प लगेगी हम करेंगे। ओके, और कॉमर्स या करियर सिलेक्शन के लिए, डिसीजन लेने के लिए आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो तोतलिस कॉमर्स एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन दबाइए, आपके जो भी सवाल है कमेंट बॉक्स में डालो, या तो मेरा नंबर मैंने यहाँ दिया हुआ है, आप मुझे बेझिझक व्हाट्सएप करो, मैं आपके सवालों के जवाब फॉर श्योर दूंगा।
तब तक के लिए जय हिंद, घर पे रहो, सेफ रहो।